स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए, इससे पहले यहाँ पे संसद के सत्र को छोड़ दिया था और एक क्लास आगे भी बढ़ गए हैं, लेकिन छोटा सा टॉपिक है संसद का सत्र, इसको समाप्त कर लेते हैं, फिर आगे हम 8.2 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए। देखिए, संसद के सत्र 3 है और संसद के सत्र के बारे में कहाँ बोला गया है, तो आर्टिकल 85 में बोला गया है। आर्टिकल 85 में क्या बोला है कि दो दो सत्र हो, उनके बीच में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 महीने का गैप हो सकता है। कितना हो सकता है, 6 महीने का। कौन सा आर्टिकल में बोला गया है, 85 में। लेकिन ये बताओ, क्वेश्चन ये है कि दो सत्र की तो बात होगा कि 6 महीना का मैक्सिमम गैप हो सकता है, लेकिन कितना गैप हो सकता है, मतलब 6 महीना का गैप हो सकता है दो सत्र के बीच में, लेकिन कितना सत्र मैक्सिमम बैठ सकता है, इसके बारे में क्या है, अगर प्री में पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखना, अनंत हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, मैक्सिमम कितना भी सत्र बैठ सकता है, लेकिन दो सत्र के बीच में 6 महीना का ही मैक्सिमम गैप होना चाहिए। इसलिए परंपरा अनुसार 3 सत्र चल रहे हैं, एक बजट सत्र चल रहा है, दूसरा मानसून सत्र चल रहा है, तीसरा शीतकालीन सत्र चल रहा है। किसको फॉलो करने के लिए, आर्टिकल 85 को। तो ये ध्यान रखना, प्री में क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, संसद पे बहुत कम बनते हैं, लेकिन आल्दो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला हम लोग चलते हैं बजट सत्र। तो बजट सत्र क्या बोलता है, बजट सत्र को हम लोग पहला सत्र बोलते हैं, सबसे पहला। ठीक है, इसकी अवधि कब से होती है, तो फेब से लेके और मई तक होती है। फेब से बैठना स्टार्ट होता है बजट सत्र और मई तक चलता है। ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में क्या हो गया, फरवरी से मार्च तक हो गया है, मार्च या अप्रैल तक, ये कंफर्म कर लेना है। ठीक है ना। तो फरवरी से ही स्टार्ट होता है और अप्रैल तक हो गया है। और इसमें इस सत्र में सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा और प्लस राज्यसभा का होता है। क्योंकि साल का स्टार्टिंग होता है, जैसे ही जनवरी खत्म हुआ, फेब में आए और फेब में ये साल स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या करेगा, इन दोनों का संयुक्त बैठक बुलाएगा, किसका, लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है। और इन संयुक्त बैठक में अभिभाषण करता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट संयुक्त बैठक का क्या करता है, अभिभाषण करता है, किसमें, बजट सत्र की बात हो रही है, हटना नहीं है। ठीक है ना। अब क्या होगा कि लोकसभा और जब संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्या कर देगा, अभिभाषण दे देगा, तो फिर लोकसभा और राज्यसभा में उस अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्या, धन्यवाद, दोनों सदन में, और अलग अलग किया जाता है, ऐसा नहीं है कि संयुक्त रूप से ही किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पे एक अच्छा बन जाएगा कि संयुक्त बैठक में क्या करता है, बुलाता है प्रेसिडेंट और उसमें अभिभाषण देता है संयुक्त बैठक में, लेकिन जब धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना है तो दोनों अलग अलग से क्या करेंगे, अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पारित करेंगे, ऐसा नहीं होगा, संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वित्त संबंधित कार्य होते हैं, तो जैसे ही बजट होता है तो बजट जानते हो कि वित्त संबंधित होता है, तो वित्त संबंधित कार्य होते हैं। तो हमने क्या बताया, 3 चीजें ध्यान रखो, बजट पहला सत्र है, दूसरा क्या बताया कि संयुक्त बैठक होता है, संयुक्त बैठक में अभिभाषण कौन देता है, तो प्रेसिडेंट अभिभाषण देता है संयुक्त बैठक में, लोकसभा प्लस राज्यसभा का। लेकिन अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव करना है तो दोनों अलग अलग से क्या करेंगे, धन्यवाद प्रस्ताव पारित करेंगे। बजट सत्र कैसा होता है, तो वित्त से जुड़ा हुआ होता है, तो ये भी बात हो गया। तो ये बजट सत्र से जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो। अब आ जाते हैं लेखानुदान। लेखानुदान प्री पे बहुत क्वेश्चन बने हैं और घुमा फिरा के, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये दो ऐसा होता है ना कि बजट सत्र फेब से बैठता है और उसके बाद हमारा क्या होता है ना कि जैसे क्या था कि अप्रैल मई तक, जैसे 1 अप्रैल से लेके, अभी क्या हो गया है, 1 अप्रैल से लेके और 31 तक एक सत्र माना जाता है। ठीक है ना। छोड़ो ये बातें, इतनी कहानी समझने से अच्छा है कि सीधे सीधे समझे। लेखानुदान वो होता है कि बजट में ऐसा होता है ना कि बजट पेश किया जाए, ठीक है, उसके बाद वो बजट पेश किया जाएगा, तब जाके वहां से संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा, जब विधेयक पारित किया जाएगा, और विधेयक में कम से कम 3-4 महीना लग जाता है। क्या लग जाता है, 2 से लेके 4 महीना तक लग जाता है संचित निधि से निकालने में। तो बात यह है कि जब हमारा वर्ष कैलेंडर खत्म हो रहा है शासन का, तो उसके बाद 2-3 महीना का खर्चा कैसे चलेगा, क्वेश्चन तो यहाँ उठता है। कंसेप्ट समझो पहले। लेखा अनुदान में क्या होता है कि जब बजट
सत्र बैठता है तो बजट सत्र में बजट आता है और उसमें हर विभाग हर मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है, अपने साल भर के खर्च के लिए पैसा मांगा जाता है, बजट में दिखाया जाता है कि इतना एलोकेट होगा। लेकिन उस बजट में विनियोग विधेयक लाया जाता है। विनियोग विधेयक पारित होते होते कम से कम 3-4 महीना लग जाता है, 3 से 4 महीना लग जाता है। तो जब समाप्त, जैसे 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है क्या ईयर, तो 30 अप्रैल से अगर हमें मई तक चलाना है खर्चा, मई जून तक चलाना है, क्योंकि बजट अभी विधेयक विनियोग विधेयक पारित होगा, जून तक चलाना है, तो इन 2 महीने के लिए हम कहां से खर्चा लाएंगे? तो उस खर्चे की परिपूर्ति करने के लिए लेखा अनुदान होता है। लेखा अनुदान, ठीक है। तो मतलब 2 या 3 माह का सरकारी खर्च होता है, उसके लिए बजट में जो प्रस्तावित राशि होता है उसका 1%, ध्यान रखना, 1% भाग एडवांस के रूप में सरकार क्या कर लेता है, ले लेता है। ये लेखा अनुदान है। कितना? 1% सरकार क्या ले लेता है, पहले ले लेता है, ठीक है। और जब बजट पारित हो जाता है तो जो 1% लिया गया रहता है क्या एडवांस के रूप में, उसमें मान लो x करोड़ बजट है तो उसमें से 1% जो बजट पहले लिया गया रहता है, लेखानुदान लिया रहता है, उसे घटा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब फिर से क्लियर समझो, कहने का मतलब है कि लेखा अनुदान वो अनुदान होता है जो सरकार अपने खर्च को पूर्ति करने के लिए, सरकार अपने खर्च की पूर्ति करने के लिए एडवांस में लेता है, एडवांस में लेता है, उसको हम क्या करते हैं, लेखानुदान करते हैं। और कब एडवांस में लेगा, तो हमने बताया कि बजट सत्र में पेश होने और बजट आते आते संचित निधि से निकालने में बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, ठीक है, उससे निकालने में टाइम लगता है। तो हम चलाएंगे कैसे गवर्नमेंट, तो वो एडवांस के रूप में लिया जाता है 2-3 महीने के लिए। और कितना लिया जाता है, 1% लिया जाता है, ठीक है ना। तो सरकार अपने खर्च की पूर्ति करने के लिए जो एडवांस में पैसा लेती है उसको लेखा अनुदान कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सिंपल वे में हम लोग लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे सत्र पे, मानसून सत्र। अच्छा, लेखानुदान सत्र कौन से सत्र में होगा, ये समझ गए होंगे कि बजट सत्र में ही होगा। मानसून सत्र क्या होता है, ये वर्ष का दूसरा सत्र होता है। इसकी अवधि कहाँ कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ध्यान रखना, अवधि पूछ सकता है प्री में, तो जुलाई से अगस्त तक होता है मानसून सत्र का, जुलाई से अगस्त में, ठीक है ना। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि केरल में पहले मानसून आता है 1 जून को, तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं भाई, जुलाई से अगस्त तक होता है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि विधायी कार्य होते हैं। विधायी कार्य में हमने बताया ना 3 वाचन होते हैं, ध्यान आना चाहिए, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। और उसके बाद इसमें समितियां भी आती हैं कि समितियां देखती हैं और फिर विधेयक पारित होता है, जो चर्चा किए थे, चर्चाएं होती हैं, प्रस्ताव होता है। तो जो जितने डिफरेंट टाइप के पीछे प्रस्ताव बताए हैं वो प्रस्ताव होता है। समापन की भी इसी में बात आती है, ठीक है, समापन का भी घोषणा किया जा सकता है। शीतकालीन तीसरा सत्र है। शीतकालीन सत्र में क्या है, ये वर्ष का अंतिम सत्र होता है। कब से कब तक होता है, तो नवंबर से दिसंबर तक होता है। इसमें भी विधायी कार्य होता है, चर्चाएं होते हैं, प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है। अब इन 3 सत्र के अलावा जो 3 सत्र बताए हैं, कौन कौन, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। फिर ऐसा हो कि फिर से क्या करना है, सत्र बुलाना है, तो क्या करेगा कि प्रेसिडेंट सत्र बुलाएगा। कब बुलाएगा, जब प्रेसिडेंट को मंत्रिपरिषद सलाह दे दे, किसके लिए, सत्र बुलाने के लिए, मंत्रिपरिषद, ठीक है। और कम, एक तो मंत्रिपरिषद की सलाह होना जरूरी है, दूसरा क्या कि सदन के जो सदन है उसके 1/10 सदस्य अनुरोध करें, कितना, 1/10 सदस्य अनुरोध करें, तब राष्ट्रपति उस सदन का सत्र बुलाता है। तो सत्र, इन 3 के अलावा अलग सत्र बुलाना हो तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद सलाह दे उस बारे में कि सत्र बुलाइए आप। दूसरा क्या है कि उस सदन, जिस सदन का सत्र बुलाना है उसका न्यूनतम 1/10 सदस्य क्या करें, अनुरोध करें। और मालूम है कि 1/10 क्या है, अनुरोध करने का मतलब कि कोरम होता है, और वो कोरम पूरा हो जाएगा। तो कभी भी कोरम सदन का कितना होता है, 1/10, ठीक है। न्यूनतम कितना होना चाहिए, कुल सदन की जनसंख्या का या संख्या का 1/10 होना चाहिए, यही कोरम है। तो पहले कोरम निर्धारित हो जाएगा तभी तो बुलाएगा, तो ये भी कोई याद करने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये हमारा क्या होगा, हम जो हमने सत्र के बारे में बोला था कि ये छूट गया था, उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मिसमैच होगा, जो नोट्स दिया है उसको आप लोग 1-2 टॉपिक इधर उधर हो गया है, उसको मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए क्या हम बात बता रहे हैं, बात ये है कि संसद का हमने बताया था कार्य। तो हमने कहा था कि संसद के ऊपर नियंत्रण करने का क्या क्या होता है। तो संसद के ऊपर नियंत्रण करने की 2 बातें हैं।
एक कार्यपालिका पे नियंत्रण की बात आती है, कार्यपालिका के पे। दूसरा क्या होता है, वित्तीय नियंत्रण की बात आती है, वित्तीय नियंत्रण की बात आती है। तो कार्यपालिका पे नियंत्रण कैसा करेगा, कार्यपालिका पे रिवीजन करा रहे हैं जो पीछे है। कार्यपालिका का नियंत्रण हमने याद दिला रहे हैं कि थोड़ा कनेक्ट कर पाए। कार्यपालिका का वो नियंत्रण कैसे करेंगे, या प्रशासनिक पे नियंत्रण कैसा होता है, कार्य बोले या प्रशासनिक बोले, पे नियंत्रण कैसे करते हैं। तो हम कोई भी प्रस्ताव लाके कर सकते हैं, प्रश्न पूछ के कर सकते हैं। नियंत्रण करते हैं तो कभी प्रश्न पूछ के किया जा सकता है, प्रस्ताव लाके किया जा सकता है, ठीक है, निंदा करके किया जा सकता है, ठीक है, स्थगन या स्थगन करके होता है। स्थगन में हमने बताया था कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही उठाया जाता है, तो स्थगन करके उस महत्वपूर्ण बात पे चर्चा किया जाता है। तो कार्यपालिका के नियंत्रण के लिए प्रस्ताव करके, प्रश्न पूछ कर कैसे हो सकता है, जैसे 1 आवर 0 आवर का है, 0 आवर का पूछ लेते हैं, ठीक है, प्रश्न काल है, वो प्रश्न पूछ के। तो इन सब के आधे घंटे का चर्चा ना शामिल करो, 0 और प्रश्न और जरूर इंक्लूड करो, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ओवरऑल हमने बताया कि ऐसे कार्यपालिका पे नियंत्रण करता है। जब एक एक दो लाइन लिखते जाओगे कि कैसे होता है, तो ये 8 नंबर के क्वेश्चन हो जाएगा। या संसद पे नियंत्रण की बात बताएं, जब भी संसद पे नियंत्रण की बात होगी तो एक प्रशासनिक नियंत्रण बताओगे, दूसरा वित्तीय नियंत्रण बताओगे, ठीक है ना। इसमें संसदीय समितियां भी आ जाएंगी। संसदीय समितियां भी क्या करते हैं कि कोई अगर विधेयक आता है तो ये ध्यान रखना कि वो पारित करते हैं, तो संसदीय समितियां क्या करती हैं, उसका अवलोकन करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी नियंत्रण करती हैं। फिर हमारा क्या बताया कि वित्त आ जाए, वित्तीय नियंत्रण के लिए वित्तीय नियंत्रण पूछा भी गया है। तो वित्तीय नियंत्रण के लिए क्या क्या है, देखो, एक तो है समितियां, जो वित्तीय समितियां हैं। अब वित्तीय समितियां कितनी हैं हमने अभी बताया नहीं है, लेकिन 3 है, ठीक है ना। एक लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, और तीसरा क्या, तीसरा हमारा सार्वजनिक लेखा, ठीक है, समिति। तो ये ध्यान रखना 3 समितियां हैं, समितियों के द्वारा किया जा सकता है। फिर क्या हो सकता है, कटौती प्रस्ताव। कटौती बताया था ना, 3 प्रकार के हैं कटौती प्रस्ताव। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी वित्तीय की बात करेंगे तो कटौती प्रस्ताव के होगा। तो 3 प्रकार कटौती बताया था, इससे पहले वाले ही लेक्चर में बताया था, ठीक है ना। तो कटौती प्रस्ताव हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि हम इसके ऊपर धन विधेयक से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, बजट जो पेश किया जाता है, तो बजट के द्वारा भी पेश किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बजट के द्वारा भी पेश किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना, बजट के द्वारा भी नियंत्रण का। तो हमने कहा कि वित्तीय नियंत्रण के कौन कौन संसद पे हथियार हैं हम जो यूज करते हैं, तो समितियां हैं, कटौती है, धन विधेयक है और बजट है, यही है। और इसी पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, आंसर लिखना होगा। और जितना बेस्ट कोई रिप्रेजेंट कर सकता है उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे, इसके इतर कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। और जो एग्जाम्पल दिया वो अच्छे नंबर हो लेके आएगा। तो संसद के कार्य में हमने बताया था कि नियंत्रण करता है। फिर नियंत्रण की बात बताया, निर्वाचन शक्ति होती है इसके, निर्वाचन की शक्ति किसकी होती है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की होती है। न्यायिक शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति का मतलब क्या, कि राष्ट्रपति को हटाना हो, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो, कैग को हटाना हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, ये न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति में अपने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन अगर करता है या संसद की अवमानना करता है तो वहां पे दंड दे सकता है। ये हमारा क्या है, न्यायिक शक्ति है संसद की। तो संसद की शक्ति हम लोग पूरे पढ़े हैं अच्छे से। अब आ जाओ, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन टॉपिक। मेन टॉपिक ये है कि लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक स्थिति का क्या करें, अध्ययन करें, तुलनात्मक स्थिति का। तो लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। तो ये क्वेश्चन ही बन सकता है, जो हमने लाइन उठाया है ये क्वेश्चन ही बनेगा मेंस में, कि लोकसभा राज्यसभा एक दूसरे से अलग हैं लेकिन वे परस्पर विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक हैं। व्याख्या कीजिए या जो भी आगे आ जाए उस हिसाब से टिलेंडर क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर देंगे, ठीक है ना। तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यसभा, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, राज्यसभा दूसरा सदन है लेकिन दूसरे दर्जे का सदन नहीं है, व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने मेंस में बोला कि लोकसभा राज्यसभा एक दूसरे से अलग हैं लेकिन वे परस्पर विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक हैं।
यही आपका क्वेश्चन होगा, यही हो सकता है कि इंट्रो भी हो सकता है। अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता है तो कहीं भी इंट्रो में यूज कर सकते हो, कंक्लूजन में भी ये वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कितना सॉलिड है। जैसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यसभा दूसरा सदन है, लेकिन दूसरे दर्जे का सदन नहीं है। तो जब भी राज्यसभा का मूल्यांकन करना हो तो उसमें इंट्रो या कंक्लूजन के रूप में ये यूज कर सकते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा को 3 रूपों में दे सकते हैं। जब भी ऊपर की बात 2 क्वेश्चन पूछा जाए तो हम 3 संबंध बताएंगे, बड़ा ब्रीफ में बताएंगे कि लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा। जब लोकसभा और राज्यसभा के बराबर है तो कब ऐसा होगा, तो निर्वाचनकारी शक्तियां हैं, जैसे प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन करने की शक्तियां हैं, तो जितना शक्ति लोकसभा के पास है उतना ही राज्यसभा के पास है। न्यायिक शक्तियां में हमने बताया ना कि हटाना हो किसी को, जो पीछे बताया है कि प्रेसिडेंट को हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो दोनों का बराबर शक्तियां हैं। लेकिन एक कहीं भी न्यायिक में थोड़ा सा एक अपवाद है, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो निर्वाचन करने की शक्ति दोनों के बराबर है, न्यायिक शक्ति बराबर है, संशोधन करें तो जब भी संविधान संशोधन की बात की जाती है तो बच्चा 368 में दोनों को समान है। अगर संविधान संशोधन लिए तो किसी भी सभा में लेके आ सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी। अगर दोनों से क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 से पारित होना चाहिए। अगर एक से भी रुक गया तो वो संविधान संशोधन नहीं होगा, तो अर्थात दोनों समान शक्ति रखते हैं। तो ये ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा से ज्यादा है कुछ मामलों में, वो बताइए। तो ये क्वेश्चन हम बताएंगे आगे। लेकिन यही पूछ सकता है कि कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं, बराबर हैं। तो हम बताएंगे निर्वाचनकारी शक्ति, फिर एग्जांपल देंगे कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट। न्यायिक शक्ति, फिर बताएंगे एग्जांपल संशोधनकारी शक्ति, फिर बताएंगे आर्टिकल 368 को लेके विभिन्न प्रकार के आपातकाल का अनुमोदन। बताया था ना कि आज जितने आपातकाल हैं उसका 2 महीने के अंतर्गत ही क्या करना होता है, अनुमोदन करना होता है। और फिर इसमें बताया ना कि एक हर 6 बार में होता है, 6 महीना में अनुमोदन किसमें होता है, मतलब 252 आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकालीन कितने तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 6 माह के लिए। लेकिन हमने बताया कि लोकसभा की अगर मान लो खत्म हो रहा है टाइम 5 साल से, तो 1 साल बढ़ाया जा सकता है, इसमें बात बोला गया। लेकिन 6 माह करके कितने तक बढ़ाया जा सकता है, इन्फिनिटी के लिए। 356 में हमने बताया था, 356 में बताया था कि एक बार में 6 किया जाएगा, 6 माह बढ़ाया जा सकता है। अगर 6 माह से बढ़ाना है तो 2 शर्तें बताया था ईसी, और एक बताया था क्या, एक ईसी बताया था और दूसरा एनी बताया था, नेशनल इमरजेंसी। और उसके बाद जाके ये आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये 3 वर्ष हो सकता है। वैसे 360 में बताया था कि आपातकालीन में अनुमोदन 2 महीना के अंतर्गत कर दिया जाए तो जितने समय के लिए वो चाहे उतने समय के लिए हो सकता है, अर्थात इन्फिनिटी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 3 शक्तियां हैं लोकसभा और राज्यसभा की। कौन कौन, निर्वाचनकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, संशोधनकारी शक्ति, विभिन्न प्रकार के आपातकाल का अनुमोदन, ठीक है। अब आ जाओ वो केस जहां पे लोकसभा डोमिनेंट है राज्यसभा पे, या लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा की शक्तियां से ज्यादा है। तो कहां पे है, अविश्वास प्रस्ताव। हमने कहा था ना कि अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव दोनों ही कहां लाया जाता है, लोकसभा में, तो राज्यसभा में कभी नहीं आ सकता। दूसरा है धन विधेयक भी कहां पारित होगा, लोकसभा में। और मैक्सिमम राज्यसभा कितना रोक सकता है, 14 दिन का रोक सकता है, तो धन विधेयक में भी है। कटौती प्रस्ताव भी लाया जाता है कहां, लोकसभा में, ठीक है। और 3 प्रकार की कटौती बताया था, एक नीतिगत कटौती बताया था, एक आर्थिक कटौती बताया था, और दूसरा सांकेतिक बताया था, ठीक है ना। तो ये कटौती प्रस्ताव हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात को वापस लेने में जब भी देखो वापस लेने की, समाप्त करने की बात कहे हैं तो लोकसभा का जिक्र किए हैं, वो भी साधारण बहुमत से किए हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी बताएं कि लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा की शक्ति से ज्यादा है किन मामलों में, उल्लेखित करिए, तो आपको ये बताना होगा, आर्टिकल लिखना होगा और एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है। यही 4 पॉइंट है, अब विश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक, कटौती प्रस्ताव, राष्ट्रीय आपात को वापस लेने की शक्ति, ठीक है ना। अब आ जाए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपी विशेष में कि राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से ज्यादा है, तो कौन कौन से आर्टिकल है, 249 और 312 और 67 बी। अब देखो इसको ओपन कर देना है और लिख देना है, और कंक्लूजन लिख देना हो गया। 8 नंबर का था, 8 नंबर में तो अच्छे नंबर मिल जाते। तो ये हमें प्रेजेंट करने का तरीका, बस यही 3 पॉइंट लिखना है। 349 क्या बोलता है कि यदि 249 क्या बोलता है कि यदि राज्यसभा में जो उपस्थित हों और मतदान करने वाले सदस्य हैं, मतलब जो उपस्थित हों राज्यसभा में, जितने उपस्थित हैं उसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद क्या कर सकता है, राज्य के विषय पे
राज सूची पे, राज सूची पे या राज विषय सूची पे क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। कौन सा? 249। 249 क्या बोल सकता है? तब भी बना सकता है जब राज्यसभा 2/3 विशेष बहुमत से क्या कर दे? पारित कर दे। और पारित करने के बाद संसद क्या कर सकता है? उस पे कानून बना सकता है, लेकिन वो कानून सिर्फ 1 वर्ष तक मान्य होगा। तो ये राज्यसभा की इतर शक्ति है लोकसभा से ज्यादा। आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 में बोलता है कि राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद संसद कोई नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकता है। क्या कर सकता है? संसद कोई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकता है, लेकिन वो भी मान्य कब तक होगा? 1 वर्ष तक होगा। तो ये दो शक्ति हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति को हटाने की बात होता है तो सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में लाया जाता है। तो सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और वहां से हटाने का प्रस्ताव होता है, और राज्यसभा में भी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और लोकसभा में क्या हो? साधारण बहुमत से पारित हो जाए तो फिर वो उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। ठीक है ना? तो ये भी इसका विशेषाधिकार है राज्यसभा का। तो आर्टिकल 3 ही लिखने थे इसमें। ठीक है ना? और बड़ा क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अब देखो कि 3 चीजें हमने बताया, 3 कंडीशन बताया कि संबंध है कि लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा, वो बता दिया। दूसरा बताया लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा शक्तियों में, और तीसरा बताया कि राज्यसभा इज ग्रेटर देन लोकसभा। तो इनके संबंध है। तो अगर संबंध के बारे में क्वेश्चन पूछे तो यही आंसर, अगर इनके एक दूसरे के पूरक हैं यही आंसर। ठीक है? ये बताएंगे कि राज्यसभा दूसरे दर्जे का दूसरा सदन है लेकिन दूसरे दर्जे का नहीं है, तो भी बता सकते हैं। तो पूरकता का, पूरकता का देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा की पूरकता की बात की देखते हैं। हम पूरकता की बात करेंगे, पूरकता की बात करेंगे कि एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है ना? जैसे राज्य कैसे पूरक है? तो राज्यसभा, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, राज्यसभा हमेशा योग्यता का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब राज्यसभा में योग्य लोग आते हैं, जबकि लोकसभा में कैसा होता है? जनता की आकांक्षा पे जन आकांक्षा लोग आते हैं, जन आकांक्षी लोग क्या होते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि राज्यसभा में क्या होते हैं? योग्य लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है? और कभी भी अच्छा कानून बनाना हो, कभी भी अच्छा कानून हो, तो ये दोनों चीज होना चाहिए कि एक जन आकांक्षी होना चाहिए और कानून बनाने के लिए भी योग्य लोग होना चाहिए। इसलिए इन दोनों पूरक हैं। अच्छा बनाने के लिए क्या होना चाहिए? कि योग्य लोग हो और जनता उसमें बहुत से ज्यादा जन आकांक्षी हो, जो भी कानून हो। ठीक है? तब जाके अच्छा कानून होता है। इस हिसाब में क्या होगा? पूरक होगा। दूसरा देखो, दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, एक तो योग और जन आकांक्षी ले ले। दूसरा हम बोलते हैं कि राज्यसभा प्रांतीय हित को सुनिश्चित करती है। प्रांतीय हित को, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रांतीय हित को रिप्रेजेंट करती है। जबकि लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? राष्ट्रीय हित को, राष्ट्रीय हित को। तो जब भी हमें प्रांत और मतलब कानून अच्छे बनाने हैं या अच्छे से विकास करना है तो प्रांतीय हित को भी ध्यान रखना होगा, राष्ट्रीय हित को भी ध्यान रखना होगा। इस हिसाब से देखें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है? दोनों तत्वों के। तो हमने पहले बताया योग्यता के आधार पे, जनाकांक्षी के आधार पे, दूसरा प्रांतीय हित और राष्ट्रीय हित के। तो जब भी पूरकता की बात आएगी तो ये बात बताओगे। ठीक है? राज्यसभा के ये बोला जाता है कि अप्रासंगिकता है, मतलब राज्यसभा अप्रासंगिक है। क्वेश्चन ये बोल दें और उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो अब आता है कि ऐसा क्या? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो अप्रासंगिक क्यों है इसका आंसर दो, और उसके बाद अपना व्यू दो, और सॉलिड विचार पे दो संविधान के आधार पे। ठीक है? तो देखो, संविधान निर्माताओं ने लोकसभा और राज्यसभा को एक दूसरे के पूरक के रूप में स्थापित किया था। हमारा यहीं से स्टार्ट होगा अप्रासंगिकता। लेकिन हाल ही के वर्ष में ऐसा देखा गया है, व्यवहार में ऐसा देखा गया कि राज्यसभा विधि निर्माण संघ संविधान संशोधन के मामले में एक बाधक सिद्ध हो रहा है। कि विधि निर्माण करना हो या संघ संविधान का संशोधन करना हो या संविधान संशोधन करना हो, इसके रूप में बाधक दिख रहा है। तो क्यों का पहला आंसर होगा। दूसरा क्या है? दूसरा हम क्यों देंगे कि देश का आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। अगर मान लो कि विधि अच्छे से नहीं हो रहा है, संविधान संशोधन में जो है तो कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा, तो देश का आर्थिक विकास क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है।
इस आधार पे हमें बोला जाता है कि क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन अब क्यों की बात और थोड़ा डिटेल में देखें तो राज्यसभा, हमने बताया था कि राज्यसभा क्या है, योग्य व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो संशोधन किया गया था दल बदल अधिनियम नहीं, आरपीए एक्ट में जो संशोधन किया गया था 2003 में संशोधन किया गया था। पहले था कि राज्यसभा में जो वही चुनाव लड़ सकता है जिस राज्य में वो निर्वाचित मतलब वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। लेकिन 2003 में हटा दिया, कहीं का भी व्यक्ति किसी भी देश राज्य के व्यक्ति जाके राज्यसभा का लड़ सकता है। हुआ क्या, इसे हुआ ये कि अब राज्य को रिप्रेजेंट करता है। हमने बताया ना कि राज्यसभा उस राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वहीं के व्यक्ति ना हो तो कैसे राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात। तो पहला बात आरपीए एक्ट को लेके आया, ठीक है, 2003 संशोधन को। दूसरा हमने बोला कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो ज्यादा खर्चीला होता है, तो सरकारी खर्च बढ़ जाता है, इसलिए समाप्त कर देना चाहिए। तीसरा बोला ये कि भाई देखो 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत होते हैं 4 आधार पे। तो राज्यसभा में जो 12 जो चुनाव हार गए हैं, यहां पे 12 में आ जाते हैं। तो पराजित जो नेता है वो उनका शरणास्थली बन गया है। तो अभी तक हमने क्या बोला, पहला आरपीए एक्ट, दूसरा बताया हमने खर्च, तीसरा बताया शरणास्थली बन गया है जो हार पराजित नेता है, ठीक है। अब चौथा ये है कि इससे क्या है कि जब भी संघीय व्यवस्था को देखना है, संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य और प्लस केंद्र की बात आती है, यही तो आती है। अगर राज्य और केंद्र की संघीय व्यवस्था की बात आती है, अगर राज्यसभा राज्य का रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा को हटा देंगे तो क्या संघीय ढांचा तिलमिला नहीं जाएगा, संघीय स्वरूप समाप्त नहीं हो जाएगा? तो ये भी बात होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का कि संघीय स्वरूप अभी क्या हो रहा है, राज्य को अगर अच्छे रिप्रेजेंट ना करें, कौन, राज्यसभा, राज्य को अच्छे से रिप्रेजेंट ना करें, राज्य को प्रतिनिधि ना करें, राज्य प्रांतीय हित को आगे ना बढ़ाएं, तो फिर वो संघीय स्वरूप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ये हम 4 आधार बताएं क्यों अप्रासंगिक है, लेकिन फिर आगे आएंगे कि संघीय स्वरूप को अब देखो संघीय स्वरूप के कैसे खतरा हो सकता है। भारत में क्या है, दल प्रणाली है और दल बदल विरोधी अधिनियम के कारण इसकी संघीय स्वरूप खतरे में है। कैसे कि जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए एक्ट बताया था 2003 में संशोधन कर दिया और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए राज्य का निवासी होने की शर्त क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, जो पहले हमने कर दिया। तो राज्यसभा के संघीय स्वरूप पे क्या हुआ, प्रहार हुआ, ठीक है। तो संघीय स्वरूप में कैसे बता रहे हैं कि ये खतरा हुआ, तो एक दल प्रणाली और दल बदल विरोधी अधिनियम के कारण इसके संघीय स्वरूप में खतरा उत्पन्न हुआ। दूसरा आरपीए एक्ट को लेके खतरा उत्पन्न हुआ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग जरूर बताना, 5 मिनट का मैं कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप पे डाल दूंगा। जिसको नहीं समझ में आए, समझते हुए चलना है। तो कह रहे हैं कि संघीय स्वरूप को खतरा कैसे हुआ, अगर राज्यसभा को हटा दें तो संघीय स्वरूप का खतरा होगा, या अप्रासंगिक हो जाए तब भी खतरा होगा। क्यों होगा उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक अब हमने संघीय स्वरूप तो बता दिया था, अब देखो एक और कॉन्फ्लिक्ट देखो। ऐसा है ना कि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में निर्वाचित लोग आते हैं, और हो सकता है कि जैसे बीजेपी है लोकसभा में सत्ताधारी, राज्यसभा में किसी मान लो कि दूसरे पार्टी का, कांग्रेस का ही सत्ताधारी हो। अब क्या होगा कि जितने विधेयक बनते हैं, जितने संविधान संशोधन विधेयक हो, चाहे जो भी विधेयक आपके नजर में आ रहा है, वो अगर एक दूसरे का अपोजिट, यहाँ पे दलीय क्या होगा, युद्ध छिड़ जाएगा। लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा से पारित नहीं होगा, राज्यसभा से पारित होगा, लोकसभा से पारित नहीं होगा। मतलब यहाँ पे एक दूसरे के पूरक के रूप में दलीय राजनीति हावी हो जाती है हर एक सदन में। तो फिर ऐसी स्थिति आती जाती है कि विरोधाभास हो जाता है।
एक दूसरे के पूरक ना होके एक दूसरे के बाधक बन जाते हैं। तो ये भी बात ध्यान रखना है। तो हम एक समरी कर देते हैं। अच्छा, इसको पढ़ाने के बाद ही समरी करते हैं। अब दूसरा, क्या राज्यसभा को समाप्त कर देना चाहिए? तो इससे पहले हम समरी ही कर देते हैं। देखो, हमने कहा था कि इससे पहले पढ़ा था लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर हैं। ठीक है, कितने आधार पे किए हैं वो डिटेल में नहीं जाएंगे हम। रोज एक बताया कि लोकसभा ग्रेटर देन राज्यसभा शक्तियों में, एक बताया कि राज्यसभा इज ग्रेटर देन लोकसभा। एक हमने ये डिस्कशन किया। दूसरा डिस्कशन किया कि भाई ऐसा है कि लोकसभा, बोला कि लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। तो पूरकता में हमने बात बताया कि कैसे पूरक हो सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा की पूरकता की बात किया कि दो आधार बताया कि कैसे पूरक हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमने बताया कि ये राज्यसभा राज्यसभा अप्रासंगिक है के बारे में बात करा। तो हमने कहा कि क्यों क्वेश्चन उठेगा। क्वेश्चन में अप्रासंगिक क्या है? अप्रासंगिक में हमने बताया कि एक तो खर्च बढ़ जाता है, ठीक है, राज्यसभा पे, तो वित्तीय बोझ आ जाती है। दूसरी बात है कि जो कानून पारित होना चाहिए अच्छा, और राज्य को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, या प्रांतीय हित को कौन रिप्रेजेंट करता है? वो प्रांतीय हित को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। तो वो कानून अच्छे नहीं बन पाते हैं, इसलिए ये अप्रासंगिक है। क्योंकि यहाँ पे दूसरी बात है, कानून क्यों अच्छे नहीं बन पाते हैं? तो ये पराजित लोगों का शरणास्थली बन गया है। पराजित लोगों का, पराजित जो राजनीतिज्ञ हैं उनका। क्यों? क्योंकि 12 मनोनयन करता प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे योग्यता का आधार ना होकर पराजित लोगों का क्या हो गया, शरणास्थली बन गया है। ये बताया। फिर बताया कि क्यों अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि संघीय स्वरूप पे प्रहार हो रहा है, संघीय स्वरूप को पे प्रहार हो रहा है। फिर हम इस संघीय स्वरूप को उठाया कि क्यों प्रहार हो रहा है। तो हम संघीय स्वरूप को प्रहार हो रहा है तो हम बता रहे हैं कि एक तो हमने बताया था कि दल बदल विधेयक, दल बदल विधेयक। दूसरा, यहाँ पे दल की राजनीति है, इसलिए। दूसरा बताया था कि आरपीए एक्ट में संशोधन हो गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रहार हो रहा है। तो ये हमने संघीय स्वरूप को खतरा क्यों हो रहा है। अब जरा सा यहीं पे हो सकता है, मुझे जहां डाउट हो रहा है कि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, बाकी तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो देखो, संघीय स्वरूप में क्या होता है, संघीय स्वरूप में कि केंद्र की शक्ति, सेंटर की शक्ति, केंद्र की शक्ति और राज्य की शक्ति में बंटवारा है, और कोई एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही संघीय व्यवस्था है। अब क्या हो रहा है कि दल आ गया। अब देखो एग्जांपल ले रहे हैं, दल आ गया, यह दल बदल विरोधी अधिनियम आ गया। तो ये कैसे प्रहार कर रहा है? तो देखो, अगर दल आ गया तो दल ऐसा है कि केंद्र में, सेंटर में कोई एक्स है और स्टेट में क्या है, कोई वाई है। तो दल का सत्ता होने की वजह से एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, लड़ाई दिखने लगता है, राजनीतिक लड़ाई। और जैसे कहते हैं ना कि गवर्नर अपना अप्लाई कर देते हैं, जो आईएएस हैं उन पे ज्यादा प्रभाव, क्योंकि अंडर में आता है सेंटर का, तो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है सेंटर और स्टेट में, तो संघीय व्यवस्था चरमरा जाता है। जबकि होना क्या चाहिए कि केंद्र शक्ति और राज्य शक्ति को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, राज्यसभा। तो अगर ऐसा हो तो राज्यसभा क्या करना चाहिए, संघीय व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। अगर राज्यसभा प्रांतीय हित को नहीं करेगा तो फिर सेंटर स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट जब होगा तो स्टेट को दबा देगा। अगर राज्यसभा स्ट्रांग नहीं होगा तो, अगर कमजोर होगा तो ये होगा। वैसे ही दल बदल विरोधी अधिनियम होगा, तो दल बदल विरोधी अधिनियम क्या करेगा कि फिर दल को तोड़ेगा। इधर राजनीतिक खरीद फरोख्त होगा। तो खरीद फरोख्त होगा तो देखो, राज्यसभा में जो चुनाव होके राज्य से आते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से राज्य से चुनाव होके आते हैं नेता, तो उनकी संख्या भी गड़बड़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं किसी दल को स्ट्रांग बना देगा, किसी दूसरे दल को कम होगा, फिर कंफ्लिक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे संघीय। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था कि आरपीए कैसे करेगा। आरपीए एक्ट को करने के लिए हमने बोला था कि पहले रखा था राज्य में कि राज्य क्या क्या हो, उसमें मतदाता सूची में क्या नाम हो, मतदाता सूची में नाम हो,
तो भी वो राज्यसभा का मतलब उसी राज्य का राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता था। लेकिन इसका संशोधन हुआ, ये प्रावधान हटा ही दिया गया, वो कहीं का भी भारत का नागरिक हो वो लड़ लेगा। तो फिर इस राज्य का, जिस राज्य में वो चुना गया, तो उस राज्य का तो है नहीं, उसका कोई उस राज्य से सरोकार नहीं है, तो वो कैसे उसके हित को बढ़ावा देगा? ये फिर संघीय ढांचा पे क्या करेगा? चरमरा देगा। तो अब समझ में आया होगा संघीय स्वरूप को कैसे कर दिया। अब आते हैं कि राज्यसभा को समाप्त कर देना चाहिए कि नहीं। अब आ जाते हैं कि देखो, हमने देखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी राजनीतिक व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। राज्यसभा को समाप्त नहीं करना चाहिए, यही लाइन होना चाहिए कि समस्याएं राज्यसभा के साथ विद्यमान है, अब जो क्यों है वो बता दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद ये बताएंगे कि राज्यसभा को समाप्त नहीं करना चाहिए, हाँ कुछ सुधार की आवश्यकता है। जैसे क्या कर सकते हैं, समाप्त नहीं करना चाहिए, और ये भी तर्क रख सकते हो कि राज्यसभा को समाप्त करेंगे तो प्रांतीय हित क्या हो जाएगा, चरमरा जाएगा, संघीय हित चरमरा जाएगा, ऐसा आप बहुत सारे टर्म दे सकते हो। तो सुझाव हमें देना चाहिए कि लोकसभा में जो पराजित व्यक्ति हैं वो राज्यसभा सदस्य के सीट ना लें, मतलब उनको निश्चित समय के लिए रोक लगा देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो अपराजित राजनीतिज्ञ हैं उनका शरणास्थली बन जाए, तो पहला ये रोक लगाना चाहिए। जो आरपीए के एक्ट है ना, उस आरपीए एक्ट में जो संशोधन किया गया है पुनः लागू करना चाहिए, ये बात बोलना है चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या बोलेंगे कि राज्यसभा के मनोनयन के संदर्भ में जो 12 लोगों का मनोनयन होता है, स्पष्ट दिशा निर्देश होना चाहिए कि योग्य व्यक्ति का ही हो, ऐसा ना हो कि शरणार्थी बन जाए। और जब भी विधि निर्माण में लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध बढ़ता है, तो उनके लिए गतिरोध को क्या करना चाहिए, उस गतिरोध को दूर करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को अब यहां से पार्लियामेंट की डिक्लाइन की बात करेंगे, अच्छा क्वेश्चन बनेगा पार्लियामेंट संसद का पतन का। लेकिन उससे पहले एक समरी करते हैं जरा सा क्वेश्चन को देखते हुए। हमने बताया कि राज्यसभा और लोकसभा एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या राज्यसभा राज्यसभा दूसरा सदन है लेकिन दूसरे दर्जे का नहीं है। इनका क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? पूरक में हमने बताया था कि एक दूसरे के पूरक हैं क्या। पूरक में हमने बताया कि राज्यसभा में ले लिया क्या, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, योग्य लोग होते हैं, दूसरा क्या है, प्रांतीय हित है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात ले लिया कि ये जन आकांक्षा को रिप्रेजेंट करता है, लोग जन आकांक्षा को रिप्रेजेंट करता है और राष्ट्रीय हित को लेता है, ठीक है। अब ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो राज्यसभा की बातें हैं और लोकसभा, और इसी से हम कहानी गुथ जाएंगे कि राज्यसभा लोकसभा के पूरक है। और फिर कैसे गुथेंगे, तो देखो कि कोई कानून बनाना है तो योग्य व्यक्ति भी होना चाहिए और जन आकांक्षाओं के अनुसार क्या होना चाहिए, कानून होना है। तो योग्य व्यक्ति को कौन रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा को रिप्रेजेंट करता है, और जन आकांक्षाओं को, इसलिए एक दूसरे के पूरक है। दूसरा है कि अगर पूरे देश को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास करना है तो प्रांतीय हित और राष्ट्रीय हित दोनों साथ लेके चलना होगा। तो उसके लिए प्रांतीय हित को रिप्रेजेंट कौन करता है, राज्यसभा, और लोकसभा किसको, राष्ट्रीय हित को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरकता दिखा देंगे। कंक्लूजन में हम बताएंगे, कंक्लूजन में ये बताएंगे कि लेकिन ऐसा देखने को व्यवहार के रूप में आया है कि राज्यसभा की कुछ कमियां आ गई हैं, ऐसे लोकसभा में भी कुछ कमियां आ गई हैं, तो वो हम राज्यसभा को लेके बता दें या कंक्लूजन में कमी उनको दूर करना चाहिए कंक्लूजन में, और कुछ सुधार की बातें जो हमने बताया राज्यसभा में सुधार करना चाहिए, ऐसा कुछ बातें बोल दो, बोल बच्चन कर दो। लेकिन मेन तो टॉपिक था कि पूरक है। दूसरा है कि दूसरा दर्जा, राज्यसभा दूसरा सदन है, ऐसा नहीं है कि दूसरे दर्जा का है। तो भी हम बात करेंगे कि भाई दूसरा सदन है, कहने का मतलब कि कैसे, कि लोकसभा की तानाशाही पे नियंत्रण करता है। पहली बात इसको हम लिख रहे हैं, लोकसभा की तानाशाही को नियंत्रण करता है। कहता है कि भाई अगर ऐसा नहीं है कि कोई विधेयक पारित कर दिया तो राज्यसभा देखेगा, अगर वो प्रांतीय हित में नहीं होगा तो वो उसे एप्लीकेबल नहीं करेगा या समर्थन नहीं देगा। तो पहली बात। दूसरी बात क्या है कि राज्यसभा के पास कुछ शक्तियां ज्यादा है किसके पास है, लोकसभा से, तो वो हम बता देंगे 249, 312 और 76 भी,
इसका जिक्र कर सकते हैं। हम लिखने का तरीका बता रहे हैं या हम जो बता रहे हैं वो उस हिसाब से समझिए। अब तीसरा बात हम बोल सकते हैं कि दूसरे दर्जे का नहीं है। क्यों? एक तो ये बता दें कि शक्तियां हैं, ये हमने कहा कि संविधान संशोधन में कोई संविधान संशोधन ऐसा ना हो कि जन प्रांतीय हित के विपरीत हो, उसको देख रेख में करने का इसका काम है। ठीक है, तो विधेयक का भी बात बोला, संसदीय संशोधन की बात कहा। फिर हम ये कहानी जोड़ सकते हैं कि नहीं, योग्य लोग होते हैं, प्रांतीय हित की बात कर सकते हैं, तो ये जोड़ सकते हैं इसमें। इस आधार पे बताएंगे कि दूसरा सदन है लेकिन दूसरे दर्जे का नहीं है। ठीक है, क्या समाप्त कर देना चाहिए इसको? समाप्त करने के पीछे क्वेश्चन उठता क्यों कि इस पे आर्थिक बोझ बढ़ता है। दूसरा बात है कि प्रांतीय हित को सुरक्षित नहीं कर पाता है, इस आधार पे समाप्त कर दें। संघीय ढांचा, संघीय स्वरूप को ये संभाल नहीं पाया है, इसलिए लोकसभा के सामने संघीय मतलब कमजोर हो गया, संघीय स्वरूप को संभाल नहीं पाया। इन तीन आधार पे बोल वचन कर दो कि क्यों समाप्त होना चाहिए। फिर बताओ कि नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते, इसके क्यों नहीं कर सकते, तो उसके बीच में समर्थन दो। क्या? संविधान संशोधन दो, विधेयक दो, जो भी विधेयक है, तानाशाही के बारे में बताओ। ठीक है, कुछ बताओ कि कुछ बातें हैं जो राज्यसभा की शक्तियां ज्यादा हैं लोकसभा की, इसकी बातें बताओ। फिर बताओ कि नहीं, समाप्त नहीं करना चाहिए, कंक्लूजन में बताओ कि समाप्त नहीं करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, और सुधार की जो पॉइंट बताए वो बता दो, आरपीए एक्ट को लेकर बता दियो। ठीक है, तो ऐसे सब सुधार हम बता सकते हैं। तो हमारे ख्याल से अब समझ में आ रहा होगा। अब आ जाओ संसद का डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। वो क्या रहा है कि संसद की गरिमा में कमी आ रही है। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो पतन का मतलब, संसद का पतन का मतलब क्या? कि संसद की जो गरिमा है उसमें कमी आ रही है, जो उसकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है, यही संसद की डिक्लाइन है। जब भी परिभाषित करना हो संसद का पतन, तो क्या बताओगे? दो चीजें बताओगे कि गरिमा, संसद की गरिमा में कमी आ रही है। अब कैसे कमी आ रही है भाई? नेता क्या कुर्सी चला रहे हैं, इधर कुर्सी फेंक रहे हैं, वो चिल्ला के बोल रहे हैं, बिना तर्क के बोल रहे हैं, तो गरिमा हो रहा है। ठीक है, कोई तर्कपूर्ण है, गरिमा कम कर रहे हैं, कुर्सी चलाना, झापड़ मारना, ये गरिमा कम होता है। दूसरा क्या, यह गरिमा में ये है कि बैठे में संसद में बहस चल रही है और आप मोबाइल देख रहे हो, जैसा एक न्यूज में आया था। दूसरा है कि जो क्षमता है उसके पास, वो अपने क्षमता का यूज नहीं कर रहा है, उस क्षमता से स्किप कर रहा है, तो इसको बोलते हैं संसद का पतन हो रहा है। दो बात को लेकर संसद का पतन को डिफाइन कर जाएंगे। तो भारत की संसद के पतन के किन रूप में देखा जा सकता है? तो देखो, राजनीतिक का अपराधीकरण हो रहा है, राजनीतिक का अपराधीकरण हो रहा है, और लगभग 19%, अभी तो क्या है ना, जो नए डाटा है 46% के करीब क्या है, राजनीति का अपराधीकरण है 46%। तो इतना डाटा के साथ बोलेंगे। संसद की कार्य दिवसों की कमी आ गई है, संसद की कार्य दिवस की कमी आ गई है। पूरे 365 दिन में सिर्फ मात्र 100 के करीब है, 108 या 110 दिन है। सोचो, कार्य दिवस की कमी आ गई है। तो पहला बताया कि राजनीति का अपराधीकरण है, इसलिए संसद का पतन हो रहा है। दूसरा बताया कि संसद का कार्य दिवस है। जब भी बात करेंगे तो फैक्ट से करेंगे, जो फैक्ट हमने दिया है, अब यूज आएगा। तो 46 से 48% राजनीति का अपराधीकरण हो गया। 110 दिन का कार्य दिवस बैठक हुआ, अभी जो 2020 का बैठक हुआ था, 20 से 21 वाला में, जबकि इससे पहले 140 या 45 दिन था। ठीक है, संसद में जो आरपीए जनप्रतिनिधि स्तर है वो गिरता जा रहा है, उनका गुणवत्तापूर्ण बहस नहीं हो रहा है, वाद विवाद नहीं हो पा रहा है। मतलब जरा सा देखो कि अगर संसद में गुणवत्तापूर्ण बहस नहीं होगा तो कानून क्या अच्छा आएगा? नहीं आएगा ना। जनप्रतिनिधि के रूप में जनहित के, भाई जनप्रतिनिधि भेजा क्यों है? कि हमारे हित में काम हो। अगर उसके हित में काम नहीं हो रहा तो फिर संसद किस बात की? तो गुणवत्तापूर्ण बहस नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे क्या हो रहे हैं, अनुपस्थित रह रहे हैं संसद में, देखा जा रहा है। तो वो जीत गए हैं लेकिन जाते नहीं है। उन अगर योग्य व्यक्ति हैं वो भी नहीं शामिल होते हैं। चारित्रिक गिरावट देखा जा रहा है। चारित्रिक गिरावट में किसी का एग्जाम्पल ले सकते हो, कुर्सी चलाना, झापड़ मारना, दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, संसदीय समितियां जो बनाया गया है, संसदीय समितियां को बाईपास करके और अभी का कानून क्या हो रहा है, कानून पारित किया जा रहा है।
विधेयक बनाया जा रहा है। संसदीय समितियां जो स्पष्ट रूप से देखती हैं कि कहीं गलत नहीं है, सुधार बताती हैं, सिफारिश बोलती हैं और अच्छे से देखती हैं, बहस करती हैं, उनको पास करके क्या। और एग्जाम्पल हमने दिया है डाटा में 21 में कितना रहा। विगत राजनीतिक पद का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, इससे संसद की हो रहा है। दल विरोध अधिनियम का मिसयूज किया जा रहा है। दल बदल अधिनियम में ऐसा जो व्हिप वाला कंडीशन है, वो तो खास करके स्वतंत्र नहीं हो, तो जब भी विवाद हो, बहस कोई करना चाहे, अपना पक्ष मजबूत करना चाहे, मतदान करना चाहे, वो भी बाधा कर रहा है। ये बताओ, खोल के बताओ। इसका मतलब ये है कि संसद की मंत्रिपरिषद पे को नियंत्रित नहीं कर पाती है, बल्कि मंत्रिपरिषद ही संसद को नियंत्रित करती है। कहने का मतलब कि संसद का पतन कब होता है कि संसद मंत्रिपरिषद को नियंत्रित नहीं कर पाती है। और मंत्रिपरिषद क्या करते हैं, जो मंत्री छोटे से 15% है, वो संसद को नियंत्रित कर रहे हैं। जो कि नियंत्रण किसको करना चाहिए, संसद को करना चाहिए। जरा सा एक छोटे से में इसको कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिक्लाइन ऑफ संसद क्यों हो रहा है। एक एक लाइन में कीवर्ड से बात करेंगे। देखो, हमने बताया कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, ठीक है। चारित्र या चरित्र का गिरावट देखने को मिल रहा है संसद में। बहस नहीं हो रहा है, बहस नहीं देखा जा रहा है, बहस नहीं है। गुण जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण अपने प्रतिनिधि को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। व्हीप की प्रॉब्लम है, व्हीप से स्वतंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, राजनीतिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। संसदीय समितियों को स्किप करके विधेयक बनाया जा रहा है, जैसा कि 21-22 में भी 21 में देखा गया। संसदीय समितियों को क्या किया जा रहा है, स्किप कर दिया जा रहा है, वहां पे कानून विधेयक को। फिर क्या हो रहा है कि भाई ये तो हो ही रहा है, सबसे बड़ी बात है कि संसद क्या करती है, नियंत्रण करती है मंत्रिपरिषद को, ठीक है। लेकिन उल्टा हो रहा है, मंत्रिपरिषद नियंत्रण कर रहा है संसद को। जैसे एग्जाम्पल देखो कि आप लोग पढ़े होंगे कि प्रश्न आवर खत्म कर दिया गया था कि कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। ये तानाशाही है, प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न आवर के लिए मना ही कर दिया गया साफ साफ, ठीक है ना। तो ये गलत इम्पैक्ट जाता है। ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट बता सकते हैं, लेकिन ये हमें मेजर रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना, डाटा के साथ बात करना। संसदीय समिति की पार्लियामेंट कमेटी की बात करते हैं तो संसदों से मिलकर बनने वाली समिति को क्या कहते हैं, जो सांसद होते हैं उनसे मिलकर बनने वाली समिति को क्या बोलते हैं, संसदीय समिति बोलते हैं। परिभाषा हो गया। जो संसद की ओर से विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, संसद का ही काम करती हैं। तो दो होती संसदीय समितियों को, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लघु विधायिका भी कहते हैं या लघु संसद कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा मेंस में। तो दो कारणों से बोलते हैं। संसदीय लोकतंत्र का अनिवार्य है, संसदीय लोकतंत्र का अनिवार्य है। पहली बात है आकार। आकार का मतलब कि संसद का आकार बहुत विशाल होता है। संसद में भाई 552 तो संविधान में दिया गया है, ठीक है, और 545 लोग चुनाव, इतने लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्यवहार में देखें तो किसी विषय पे प्रभावशाली तरीके से विचार व्यक्त नहीं हो जाएगा, मछली बाजार हो जाएगा। तो आकार की वजह से। दूसरा क्या है कि संसद सदस्यों के पास तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव होता है। वो उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, अंगूठा छाप होते हैं या 10 तक पढ़े हैं। तो कुछ संसद के सदस्यों के पास तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव होता है। ये इस कारण क्या करते हैं कि संसदीय समितियां को लाया जाता है। क्या करते हैं, संसदीय समितियों को। और लघु संसद क्यों बोलते हैं, तो हम रिप्रेजेंट, देखो फिर से यहाँ पे बोल रहे हैं कि संसदीय समितियों को लघु संसद क्यों बोलते हैं, कि जो भी हमारा विधेयक आता है उस विधेयक को बहुत अच्छे से देखभाल, पहली बात कि उसके प्रावधान को देखेगा अच्छे से, गहनता से, विशेषज्ञ होंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे, और जो मछली बाजार है उससे बच जाएंगे, क्योंकि इनकी संसदीय समितियों की आकार सीमित होती है। तो यहाँ पे बहस और गुणवत्तापूर्ण निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण, ठीक है।
लिखने पे मत जाना भाई, मैं ऐसे ही लिखता रहता हूँ, आदत रहती है पढ़ाते वक्त लिखने के। गुणवत्तापूर्ण बहस जाएगा, ठीक है ना, और बहस होगा उतनी ही अच्छा होगा। तो ये बताया था। दूसरा हमने क्या बताया था कि विशेषज्ञता की भी बात हो गई, तो इस आधार पे बोला जाता है कि जो भी विधेयक होता है वो क्या करती हैं, समितियां देखती हैं, वो समितियां का इसीलिए लघु संसद बोला जाता है। तो इन आधार पे पक्ष लेंगे। लेकिन आज के हाल के डेट में ये देखा जा रहा है, ऐसा देखना है, कंक्लूजन में लिखना है कि कंक्लूजन में कि आज के समय में संसद क्या कर रही है, समितियों के पास विधेयक नहीं पारित भेज रही हैं, जिसकी वजह से इनकी विशेषज्ञता का या गुणवत्तापूर्ण कानून इनकी विशेषज्ञता का लाभ नहीं मिल रहा है, दूसरी बात लाभ नहीं मिल रहा है, और गुणवत्तापूर्ण जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है, ठीक है ना। और फाइनली क्या हो रहा है कि वो कानून भी क्या हो रहा है, उतना साउंड नहीं हो रहा है, अर्थात उतना गुणवत्तापूर्ण कानून नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें बताना है। अब आ जाओ संसदीय समितियों का वर्गीकरण करते हैं। मोटे मोटे पे दो रूप में वर्गीकरण किया गया। एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, अस्थाई या प्रवर समिति। दूसरा होता है एडॉक एडॉक कमेटी, जिसको तदर्थ समिति बोलते हैं। तो जैसे स्टैंडिंग कमेटी क्या होते हैं, जिनका प्रति वर्ष में प्रत्येक वर्ष में प्रति वर्ष में क्या होता है, उनका मतलब गठन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। जैसे अभी 2022 है तो 2023 में एक और अलग किया जाएगा, तो प्रत्येक में होता है, तो हर एक वर्ष पे किया जाता है। तो वो तीन है, लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सार्वजनिक समिति, जो वित्त वाला है। एडॉक कमेटी क्या है, तदर्थ समिति क्या है, जो समय समय पे बनाई जाती है, समय समय पे बनाई जाती है, जैसा रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। जैसे चयन समिति है, चयन समिति का निर्माण क्या होता है कि विधि निर्माण के लिए गठित किया जाता है, जब विधि निर्माण करना हो तो चयन समिति बनाया जाता है। उसी प्रकार विधि विशेष समिति एक बनाया जाता है। विशेष समिति क्या है कि विशेष समिति किसी अन्य कार्य, विधि निर्माण से हट के कोई अन्य कार्य के लिए गठित किया जाता है, उसे विशेष समिति बोलते हैं। तो एडॉक में हमने एग्जांपल दे दिया, स्टैंडिंग कमेटी में दे दिया। तो ये दो प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं और एग्जांपल के साथ लिख सकते हो। तो मोटा मोटा हो गया। राज्य का विधानमंडल। अब राज्य का विधानमंडल के बारे में बात करें तो एक सदनीय होता है जिसमें विधानसभा होता है, प्रत्येक राज्य में है। द्विसदनीय होता है जिसमें विधान परिषद होता है और विधानसभा होता है। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद किसमें है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इन 6 राज्यों में है, ये ध्यान रखना, विधान परिषद। बाकी में सब में एक एक विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अब आ जाओ विधान परिषद की निर्माण और समाप्ति की बात, क्वेश्चन पूछा गया है तो आर्टिकल 169 का जिक्र कर देना है, तो विधान परिषद के निर्माण का होगा। जैसे अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की बात उठी थी, कर्नाटक की बात उठी थी, ये विधान परिषद का है। फिर से उड़ीसा की भी बात उठी, ये 3 में बात उठी। तो कैसे निर्माण किया जाता है इसकी बात करते हैं। तो क्या होगा कि आर्टिकल 169 बोलता है कि जिस राज्य में विधान परिषद लाना है उस राज्य से विशेष बहुमत से क्या होगा, विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा कि हाँ भाई हम विधान परिषद लाना चाह रहे हैं, विशेष बहुमत से उस राज्य से पारित होगा। और फिर वो जाएगा लोकसभा में, लोकसभा वहां क्या करेगा, साधारण बहुमत से पारित कर देगा, तो उस राज्य को विधान परिषद क्या बन जाएगा, उस राज्य में क्या हो जाएगा, विधान परिषद बन जाएगा। समझे। 169 में बोलता है कि विशेष जिस राज्य में बनना है उसका विधानसभा विशेष बहुमत से क्या कर दे, पारित कर दे, और उसके बाद लोकसभा जाए, लोकसभा उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे, तो विधान परिषद बन जाएगा। लेकिन फिर से वहां पे आकार भी डिसाइड किया गया कि कितना विधान परिषद का आकार होना चाहिए। तो विधानसभा का जितना सीट है उसका 1/3 होना चाहिए, किसका आकार, विधान परिषद का। लेकिन कम कितना होना चाहिए, ठीक है, कम कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम 40 होना चाहिए। अर्थात 120 से कम सदस्य वाले राज्य में विधान परिषद नहीं बना पाएंगे। तो न्यूनतम बताया है कि कितना विधान परिषद में होना चाहिए, सिर्फ 40। अर्थात 40 120 का डिवाइड करोगे 3 से तो 40 आएगा। अर्थात 120 से जो विधानसभा होंगे, कम होंगे विधानसभा की सीट, वहां पे बन नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम का क्लॉज है। तो ये हम कंसेप्ट से बता देंगे, ठीक है ना। विधान परिषद का गठन की बात हो रहा है, तो देखो निर्वाचन के द्वारा कितना विधान परिषद का होगा, तो निर्वाचन के द्वारा देखो कुल 5/6 आएंगे, कुल 1/3 विधानसभा के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। जिस राज्य में होगा उस राज्य का विधानसभा के कुल सीट का
1/3 किससे निर्वाचित होंगे? विधानसभा सीट का नहीं, ये ध्यान रखना, विधानसभा द्वारा जो राज्यसभा की कुल सीट होगा उसका 1/3 निर्वाचित होगा विधानसभा से, ठीक है। और 1/3 उस राज्य के जो स्थानीय संस्था होते हैं, स्थानीय संस्था मतलब आर्टिकल 14 मतलब 73 और 74 संविधान संशोधन, पंचायत और नगर पालिका से कितने निर्वाचित होंगे? 1/3। जितने शिक्षक होंगे उन शिक्षकों को द्वारा 1/12 भाग शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होगा। और जितने स्नातक हैं वो उस राज्य के स्नातक हैं वो 1/12 भाग राज्यसभा के सीट के 1/12 भाग निर्वाचित करेंगे। तो इस तरह ये टोटल बन के अगर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/6। ये निर्वाचित होंगे किसे? विधानसभा, लोकल संस्था है, उसके बाद शिक्षक और यहाँ पे स्नातक द्वारा, ग्रेजुएशन द्वारा। और 1/6 भाग बच जाएगा, वो 5 आधारों पे राज्यपाल क्या करेगा? मनोनीत करेगा। और 5 आधार क्या है? साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक कार्य जो राज्यसभा में है। सहकारिता 5वां है जो सिर्फ और सिर्फ विधान परिषद में ही होता है। और चूंकि सहकारिता कैसा विषय है? राज सूची का विषय है, इसीलिए विधान परिषद में शामिल किया गया, ठीक है। विधानसभा की बात करें तो आकार क्या है? मैक्सिमम कितना विधानसभा में होना चाहिए? 500 होना चाहिए। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। लेकिन 3 अपवाद है, गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये 3 अपवाद ध्यान रखना, मैक्सिमम कितना? 500 और न्यूनतम कितना? 60 है। जो दिल्ली है उसमें 70 सदस्य हैं, पांडिचेरी में कितने हैं? 30 सदस्य हैं, ये ध्यान रखना अलग है। कुल 31 विधानसभाएं हैं भारत में, कितने? 31, 29 नहीं, 31 नहीं है, ये काट देना, ये पुराना है, जो पुराना है उसको अभी चेंज कर दे रहे हैं। अभी 28 हो गया प्लस 2, ये 30, 28 राज्य और 2 यूटी, पांडिचेरी और दिल्ली, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। विधानसभा के गठन कैसे किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं। तो 2 मनोनीत की बात होती थी, वो 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। तो निर्वाचित कैसे होते हैं? तो जैसे लोकसभा का निर्वाचित होते हैं वैसे ही विधानसभा का। तो लोकसभा वाले एमपी बोले जाते हैं, विधानसभा वाले एमएलए बोले जाते हैं, ठीक है ना। विधान परिषद अपने सभापति के चुनाव अपने सदस्यों में से साधारण बहुमत से करती है। राज्यों में उपराज्यपाल जैसा कोई पद नहीं होता। तो राज्यों में ऐसा नहीं है कि उपराज्यपाल है, ऐसा गवर्नर है तो डिप्टी गवर्नर भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है राज्यों में, ठीक है। विधान परिषद जो विधान परिषद होता है वो अपने सभापति का चुनाव कैसे करते हैं? साधारण बहुमत से। तो ये प्री का फैक्ट है, बस ध्यान रखना। राज्यसभा सदन है जबकि विधान परिषद दूसरे दर्जे का सदन है। राज्यसभा सदन है, वही क्वेश्चन जैसे लोकसभा सदन है, राज्यसभा क्या है? दूसरे दर्जे का सदन है। ऐसा करना, जो बोला था उसी तरह का कुछ हम ऐसा इसमें बोल सकते हैं। तो भारत में विधानमंडल सभा ही किसी राज्य का वास्तविक विधानसभा होता है, विधानमंडल होता है। प्रांत में विधान सभा सबसे होता है। परिषद 169 के तहत बनाया जाता है, ये बताया है। तो बोला जाता है कि विधान परिषद केवल एकमात्र आभूषण मात्र है। तो एक आभूषण मात्र है विधान परिषद, ठीक है। राज्यसभा और विधान परिषद में तुलना कर दें तो राज्यसभा और विधान परिषद की तुलना करें तो अस्तित्व में कैसे आता है? 79 में, और ये 169 में है। राज्यसभा के पास निर्वाचनकारी शक्ति है तो विधान परिषद के पास है? नहीं है। न्यायिक शक्ति है राज्यसभा के पास, इसके पास है? नहीं है। राज्यसभा को संशोधनकारी शक्ति मिला है, क्या विधान परिषद को मिला है? नहीं। तो राज्यसभा के पास अनन्य शक्तियां आती हैं, जिसमें हमने बताया 249, 312 और बी, ये अनंत शक्तियां हैं, क्या इसके पास है? नहीं है। साधारण विधेयक से सिद्धांत लोकसभा के, साधारण देखा जाए तो साधारण विधेयक में सिद्धांत लोकसभा के बराबर है, जबकि साधारण विधेयक में सिद्धांत देखें तो विधानमंडल के बराबर है। तो ये ही 2 चीज हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विधान परिषद दूसरे दर्जे का सदन है। लेकिन लाभ क्या हो सकता है विधान परिषद का? तो प्रांत का जो लाभ बताया ना कि राज्यसभा का हो सकता है, वही इसका भी हो सकता है। जैसे तानाशाही से बता सकता है, संविधान संशोधन में तो पार्ट नहीं करता तो वो नहीं है। विधेयक को देख सकता है, विधेयक को और सुसंगत बना सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आधार पे हम इसका तार्किक बोल सकते हैं, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद की तुलना करें तो धन विधेयक में जैसे वो लोकसभा है और राज्यसभा है, वैसे विधानसभा की शक्ति ज्यादा होती है विधान परिषद की, और बाकी जो हमने बताया था सेंटर में वैसे ही है, सेम
विधानसभा विधान परिषद से बड़ी है। वित्त विधेयक में फिर से वही विधानसभा इज ग्रेटर देन विधान, जैसा हमने लोकसभा में बताया था सेम, वो अब रिपीट नहीं करने जाएंगे। संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा कोई पावर इनको प्रांत में नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखना लोकसभा से इतर। साधारण विधेयक में देखें तो विधानसभा विधान परिषद से ज्यादा शक्ति रखता है। क्या? तो किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, वैसे ही है विधान परिषद में प्रस्तुत होगा तो विधान सभा द्वारा स्वीकृत तो विधेयक पारित, अगर अस्वीकृत तो विधेयक रद्द। तो विधान परिषद में अगर कोई विधान प्रस्तुत किया जा रहा है क्या विधेयक, तो विधान परिषद विधान सभा से क्या हो जाए, स्वीकृत हो जाए तो विधेयक पारित हो जाएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। विधानसभा से पारित होगा, अगर विधानसभा से पारित होगा और विधान परिषद के पास जाएगा, विधान परिषद के पास जाएगा तो स्वीकृत कर दे तो विधेयक पारित हो जाएगा, अगर स्वीकृत कर दे तो। अस्वीकृत कर दे तो 3 महीने के अंदर क्या करना होगा, उसको निर्णय देना होगा। 3 महीने तक ही है, पुनः वो लौटा सकता है, विधान परिषद पुनः क्या कर देगा, लौटा देगा। फिर विधानसभा पुनः साधारण बहुमत से पारित कर दे तो इसको क्या करना होगा, 1 माह के अंदर बाध्य है स्वीकृत देने के लिए। अभी समझ लो, फिर एक अलग पेज खोल के समझाते हैं। तो अगर देखे जाए तो विधान परिषद के पास व्यवहार में साधारण विधेयक को रोकने का कितनी ताकत है, 4 महीना। देखो हमने बताया कि विधान पहला है कि विधान साधारण बहुमत से विधेयक जो पारित होता है किसी में भी लाया जा सकता है, विधानसभा से या विधान परिषद से। हम पकड़ते हैं विधान परिषद में कोई विधेयक लाया गया और उसे पारित कर दिया गया, विधानसभा क्या किया, उस विधेयक को पारित कर दिया तो विधेयक बन गया। और अगर विधानसभा रद्द कर दिया तो रद्द, पहला कंडीशन। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा ने में वो प्रस्ताव आया और उसे पारित कर दिया विधानसभा, फिर गया कहां, विधान परिषद। विधान परिषद इसको हो सकता है स्वीकृत दे दे तो विधेयक पारित, हो सकता है कि अस्वीकृत कर दे तो 3 महीने में उसको निर्णय देना होगा कि क्यों अस्वीकृत कर दे, और हो सकता है कि पुनर्विचार के लिए लौटा दे, पुनर्विचार करके लौटा दे। किसके पुनर्विचार करने के लिए, लोकसभा के पास। तो लोकसभा कर रहे हैं विधानसभा के पास, और विधानसभा फिर पुनर्विचार करके इसके पास भेज दिया, तो फिर इसको बाध्य है यहाँ पे बाध्य है कि 1 महीने के अंदर उसको उस पे क्या होना, सहमति देना है। ठीक है, तो ये साधारण विधेयक, या ये हम कहें कि जहां पे क्या है, विधानसभा की शक्तियां ज्यादा है विधान परिषद से। ये 2 कंडीशन को लेकर जिक्र कर जाएंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ फेडरल और एकात्मक। ठीक है, तो फेडरल और एकात्मक की बात करें, इसके बाद हमारे चार लेक्चर हैं, अब हम इसको नेक्स्ट में कंबाइन करेंगे। तो अभी ऐसा है ना कि टाइम ज्यादा हो रहा है, हमने बाउंड है कि 1 घंटे के अंदर ही अब रखेंगे, 45 मिनट का ही देंगे, तो बाउंड होके अब इसी पे कर रहे हैं। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर जो फेडरल और यूनिटरी है ब्रिटेन का, इसका तुलना करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो हम इसको अच्छे से तुलना करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू सो मच।